अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लेंस लॉ। लेंस लॉ भी साइंटिस्ट के नेम पे है, जिस तरह फैराडेज लॉ भी एक साइंटिस्ट के नेम पे था। इस साइंटिस्ट का जो पूरा नेम है वो हेनरिच एफी लेंस। फैराडेज लॉ में हमने एक देखा था कि नेगेटिव साइन था, उस नेगेटिव साइन की जो सारी डिटेल है या उसकी जो डिस्कशन है वो सारी लेंस ने बताई थी, इसलिए इस लॉ को लेंस लॉ कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन उसकी तरफ आएंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट कॉजेज इट। यही पॉइंट जो है हमने उसमें देखा था फैराडेज लॉ में भी, तो लेकिन उसमें हमने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, जस्ट नेगेटिव साइन की वजह बता दी थी। लेकिन इसमें उस वजह को हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस करना है कि जैसे हम कोई मैग्नेट को जो है वो कंडक्टिंग कॉइल के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है और उसके पैदा होने की वजह वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अगर हम इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो क्या होगा, देयर इज एन इंड्यूस करंट इन अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप इफ एंड ओनली इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज चेंजिंग। इस पॉइंट को भी हमने फैराडेज लॉ में देखा था कि जब मैग्नेट को हम जो है वो कंडक्टिंग कॉइल के पास लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके चेंज होने की वजह से उसमें इंड्यूस करंट पैदा होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द फ्लक्स। ठीक है, ये वही ऊपर वाली बात दोबारा से डिस्कस की गई है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है, आप लोग देख सकते हैं, और साथ में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, यही अरेंजमेंट हमने फैराडेज लॉ में भी देखी थी। तो यहाँ पे एक मैग्नेट है, उसको हम पहला केस है, इसमें हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। एक में जो मैग्नेट है उसको हम कोयल के पास लेके जा रहे हैं या उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, इन डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और एक हम केस डिस्कस करेंगे जिसमें जो मैग्नेट है उसको हम आउटवर्ड टू द कोयल लेके जा रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट केस ये है कि जो मैग्नेट है उसको हम कोयल की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार मैग्नेट पुशेस इनटू अ लूप, इंक्रीज द फ्लक्स थ्रू द लूप एंड इंड्यूस करंट टू फ्लो। जैसे मैग्नेट को कोयल के पास लेके आएंगे तो जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होगा वो कोई ना कोई रिफ्लेक्शन हमें शो करेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमने ये देखना है कि हमें ये तो पता चल गया कि जैसे वो डिफ्लेक्शन दे रहा है इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमने इसमें डायरेक्शन देखनी है कि इंड्यूस करंट पैदा हुआ उसकी वजह से जो कॉइल की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है, और जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों की कौन सी फेसेस एक दूसरे को फेस कर रही है। इसमें आप जो सेकंड पिक्चर इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंड्यूस करंट है उसकी जो डायरेक्शन है, ये देखें आप पर्पल वाले जो एरोज हैं वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं, वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और जो हमारे पास फ्लक्स है जो लूप में चेंज हुआ है, ठीक है, वो उसकी ये वाली जो ब्लू एरोज नीचे की तरफ है वो उसकी डायरेक्शन है, और जो अपवर्ड है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या होगा कि जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की अपनी पैदा होगी, उसका नॉर्थ पोल और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो एक दूसरे को फेस करेंगे। अब नॉर्थ और नॉर्थ हमारे पास क्या होंगे, दोनों सेम है, तो आपको पता है जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इस वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जो है वो इंक्रीज आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास उसकी कॉइल के अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है वो उसको जो है वो अपोज कर रही है। ठीक है, जैसे उसके हमने स्टेटमेंट में देखा। अब इसी का हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अब क्या हुआ कि हम बार मैग्नेट को जो है वो कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो इंड्यूस करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगी। ये देखेंगे जो पर्पल वाले एरोज हैं, ठीक है, ये इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है उसको बता रहे हैं। अब इसमें जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, लेकिन जो हमारे पास कॉइल के अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है उसका जो साउथ पोल होगा वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है वो फेस करेगा। इसका मतलब है अब जो ऑपोजिट पोल्स हैं, जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो नेगेटिवली चेंज हो रहा है, मतलब जैसे ही बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मतलब उस चीज को अपोज कर रही है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंड्यूस करंट की ये वाली डायरेक्शन होगी तो हमारे पास फ्लाम पोल्स को जो है वो फेस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम आप लोग खुद देखना चाह रहे हैं कि हम वो जो कौन सा पोल होगा वो फेस करेगा, तो उसको देखने से पहले हमने एक राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड रूल क्या होगा कि हमने जो अपनी
फिंगर्स हैं उसको इस तरह से कर्ल करना है जोन सी भी जो इंड्यूस करंट होगी उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे पहले केस में देखा तो इंड्यूस जो हमारे पास करंट था उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रखें तो या मतलब जो भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखें तो जो हमारा थंब होगा वो नॉर्थ पोल को जो है इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है उसकी मदद से नॉर्थ पोल या साउथ पोल का पता लगवा सकते हैं। इस सारी जो एग्जांपल है इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन ये आता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है तो जो ईएमएफ हो वो एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जैसे ही इंक्रीजिंग फ्लक्स मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ जो है वो उसके ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। वही हमने देखा कि जैसे ही जो मैग्नेटिक वायर है वो कॉइल से दूर जाती है तो कॉइल की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो ईएमएफ की वजह से एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो जो मैग्नेट होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जैसे मैग्नेट जो है वो उसकी तरफ कॉइल की तरफ आ रहा है तो वो उसको अपोज करेगी, ठीक है। अब उसी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, अब हमने राइट हैंड रूल भी देख लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वही दोबारा से अरेंजमेंट, सेम वही अरेंजमेंट है, गैल्वेनोमीटर साथ में कॉइल जो है वो अटैच है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि अब यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया होगा कौन सा जो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल कौन से पोल को फेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बार मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द कॉइल है तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और बार की मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल जो है दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे और रिपल्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक बार है उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट टू द कॉइल है तो यहाँ पे कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है ईएमएफ की वजह से क्रिएट जो हुई है उसका साउथ पोल जो है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है वो फेस करेगा और दोनों में अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है कि एक हमारे पास कॉइल है उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, मतलब अरेंजमेंट सेम वही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहले जो बार मैग्नेट था वो टूवर्ड्स द कॉइल जा रहा था, फिर कॉइल के अंदर था, फिर कॉइल की दूसरी डायरेक्शन पे था। इसका क्या मतलब है कि जो एक बार मैग्नेट था उसने एक कॉइल को जो है वो पास किया है, ठीक है। हमने इन तीनों केसेस में इसकी जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन बतानी है कि वो क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले वाले केस की बात करेंगे जब यहाँ पे था बार मैग्नेट तो इसका मतलब है कि जो बार मैग्नेट है वो कॉइल की तरफ जा रहा है तो जब दोनों मतलब टूवर्ड्स द कॉइल होगा तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं उनकी जो नॉर्थ पोल होगा वो एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंड्यूस जो हमारे पास इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। सेकंड में हमारे पास क्या है कि जो मैग्नेटिक बार है वो कॉइल के अंदर है तो यहाँ पे जो इंड्यूस हमारे पास करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर अटैच है उस पर भी देख सकते हैं कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, जीरो शो कर रहा है, ठीक है। थर्ड केस में क्या है कि अब जो बार मैग्नेट है वो कॉइल से दूर जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बार मैग्नेट के साउथ पोल को और उसका नॉर्थ पोल मतलब दोनों ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस करेंगे और यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है लेंजेस लॉ की। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने यहाँ पे सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ की बात करनी है जो कि इक्वल है माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही सेम जो हमने इक्वेशन है इसको हमने फैराडेस लॉ में भी डिस्कस किया था, ठीक है। क्योंकि जो लेंस लॉ वो फैराडेस लॉ पे ही बेस करता है इस वजह से इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी सेम वही होगी। और यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया, ये जो नेगेटिव साइन है इनके साथ हमने उसको डिस्कस किया है कि ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एन है वो सेम वैसे ही नंबर ऑफ जो कॉइल्स होंगे उसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं क्योंकि वही बात कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ लें हमारे माइंड में ये बात जरूर आती है कि अभी हमारी रियल लाइफ में कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लेंसेज लॉ की कुछ एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है मैग्नेट इन कॉपर वायर, सेकेंड है हमारे पास एडी करंट, ठीक है। इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि उसकी एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, एक प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है। प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड वो जो मैग्नेट की वजह से और सेकेंडरी जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से उसके अंदर प्रोड्यूस हुई उसको कह देंगे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास कोर डिस्क है, फोर्थ है हमारे पास लेविटेट स्ट्रेन, फिफ्थ है हमारे पास इसको फ्री फॉल भी कहते हैं, इसको फॉलिंग जोन भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जैसे फॉलिंग मैग्नेट काम करता है ना लेंजेस लॉ के बेस पे, ये भी उसी पे काम करता है। की बात की जाती है लेकिन जो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में बहुत फर्क होता है।
आइए आज हम पहले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो एज्यूम कर ली है, ठीक है। ये जो क्रॉस का मतलब है कि इनटू द पेपर है, ठीक है। इसके बाद अब देखो इसको सिलेंड्रिकल का क्या मतलब है कि आपको इसको पिक्चराइज कर लेंगे इनटू द पेपर है और आपको सामने से ये सर्कुलर नजर आएगी, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो वो भी यूनिफॉर्मली ही चेंज होगी। क्या इसमें सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक दफा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो चेंज भी यूनिफॉर्म होगा। अब इसमें क्या है कि हमने एक लूप कंडक्टिंग लूप जो है वो एज्यूम कर ली, जो आपको सर्कल साइड नजर आ रही है हमने कंडक्टिंग लूप जो है वो एज्यूम कर ली। अब जो ओरिजिन से यहाँ तक जो कंडक्टिंग हमने लूप ली है उसका रेडियस आर है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेडियस है वो कैपिटल आर से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब हम क्या है कि फैराडेज लॉ को यूज करते हुए इसका फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो फ्लक्स किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर बी के इक्वल होता है हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ की बात करें, अब हम यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की बात क्यों करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। अगर चेंज ना हो रही हो तो फिर हम सिंपल ईएमएफ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स भी चेंज होगा और जो फ्लक्स में चेंज आएगा उसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अगर हम सिंपल देखें इंड्यूस ईएमएफ का तो E = -d∅/dB होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमने सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात की है, हम नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट करके इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। अब इसमें हमने d∅/dB, ये देखिए फाई क्या है, पाई आर स्क्वायर dB। अगर हम इसका चेंज लेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो पाई आर स्क्वायर dB/dt के इक्वल आ जाएगी। अब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस ईएमएफ है जो हमारे पास, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी अलोंग द टेंजेंट। मतलब ये जो हमने लूप एक कंज्यूम इसमें एज्यूम की थी उसमें अलोंग द टेंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब ये जो चेंज है मैग्नेटिक फील्ड में ये हमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ठीक है। कि यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट जो है वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिलेगा। अब अगर हम बात करेंगे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ओरिजिन है, उसका कोई भी ओरिजिन नहीं होता, लेकिन अगर हम सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उसका कोई ना कोई ओरिजिन होता है। जैसे वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है तो उसका कोई ना कोई ओरिजिन होगा, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी ओरिजिन नहीं होगा। और यही सबसे जो मेन डिफरेंस है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में और सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो यही है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ से लूप को हटा दें तो क्या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ से लूप को हटा भी दें तो भी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। अब अगर हम इसके क्लोज लूप की बात करें, मतलब ये जो हमारे पास क्लोज लूप है उसके अगर हम उसकी बात करें या इंड्यूस ईएमएफ की सिर्फ इस लूप को लेते हुए तो हमारे पास इसका क्लोज इंटीग्रल E.ds = मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो हमने यहाँ पे निकाला था। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको देखेंगे हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो हमारे पास थीटा हमेशा 0 आएगा, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। और अब यहाँ पे 2πr कहाँ से आया कि जो लूप है उसका सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। अब यहाँ से देखिए cos 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, इधर से पाई आर इस वाले पाई आर से कट गया, इसको जब हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई R/2 × dB/dt। अब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसको देखते हुए अगर हम सबसे सिंपल इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। या कह सकते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब यहाँ पे हमने हमेशा पढ़ा होगा कि जो क्लोज लूप होती है अगर हम उसका इंटीग्रल लें तो हमेशा 0 के इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये 0 के इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव होने की वजह से इसका जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास जो क्लोज लूप है इस वाले लूप की जो क्लोज इंटीग्रल है वो 0 के इक्वल क्यों नहीं है। अब अगर हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल की बात करें तो वो क्या होगा, इसका पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। हम पोटेंशियल को डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने इस पॉइंट में बताया कि जो हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है और जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसका पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। अब अगर हम रेडियल कंपोनेंट की बात करें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो भी 0 होता है। वो क्यों 0 होता है? क्योंकि हमें पता है कि रेडियल कंपोनेंट तब होगा जब लूप के अंदर कोई ना कोई नेट चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे लूप के अंदर कोई भी
क्योंकि नेट चार्ज इनक्लोज नहीं है, इस वजह से इसका डेरिवेटिव कंपोनेंट भी 0 होगा। अब हमने डेफिनेशन तो देख ली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके पोटेंशियल के बारे में देख लिया, ठीक है, उसकी प्रेजेंस देख ली कि वो लूप पे डिपेंड नहीं करेगी, अगर हम लूप को हटा भी देते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो प्रेजेंट रहेगी। अगर हमने बात की थी कि जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है हमने उसके अंदर ही लूप ली थी। अगर अब आपसे कोई पूछ ले, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लिया, इंफिनिटी पे ले लिया या कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लिया, पूछे कि यहाँ पे आप जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएं, तो आप कैसे बताएंगे? इस तरह से उस पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे एक सर्फेस अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ, ठीक है। अब उसका ओरिजिन से लेकर उस सर्फेस तक जो हमारे पास रेडियस होगा वो r प्राइम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के रेडियस हो गए, एक स्मॉल r, एक कैपिटल R और एक r प्राइम। r प्राइम हमने क्यों लिया? क्योंकि हम इस पॉइंट के ऊपर अपनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। अब वो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वैसी ही होगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा? सबसे पहले हमें फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? पाई r² b, कैपिटल R² आएगा। क्यों? यहाँ पे हमने r प्राइम क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो हमारी इफेक्टिव फील्ड है वो सिर्फ r तक है, यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है। हमारा जो इफेक्टिव फील्ड है वो कैपिटल R के रेडियस तक है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल R² ले लेंगे। इसी तरह फिर हमने इंड्यूस EMF फाइंड करना है, तो उसमें चेंज देख लेंगे और वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि क्लोज लूप ले लेंगे, E.ds EMF का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे तो पिछले वाले की तरह क्लोज जो 0 होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 2 पाई r प्राइम आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा सर्कमफेरेंस है अब ये कैपिटल R वाला नहीं है, बल्कि हमारा जो सर्कमफेरेंस है वो r प्राइम वाला आएगा। उसी के हिसाब से यहाँ पे 2 पाई r प्राइम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंड्यूस EMF की वैल्यू अपने पुट करके इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट will be this r² 2r prime dv/dt। तो ये था हमारा आज का सेकंड लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को दोनों जो टॉपिक हैं वो समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वही मैं कहूँगी कि आप लोग लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।